हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दिस ट्यूबलेंट। माय नेम इज सईद फरमान और हम डिस्कस करें क्लास 9 की केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है वो है मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स को हमने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मिक्सचर स्टार्ट किया, मिक्सचर्स के टाइप्स, मिक्सचर्स की सेपरेशन के टाइप्स। ठीक है, कौन सा मेथड किसके सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, सब हमने डिस्कस किया है एंड होप करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। तो अब जो रह गया है लास्ट वाला टॉपिक वो है प्योर सब्सटेंस के टाइप्स। ठीक है, मिक्सचर तो कंप्लीट हो गया, प्योर के टाइप्स पे आ जाते हैं। प्योर को हमने दो में डिवाइड किया है, दो ग्रुप्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक, तो आज के लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले यही बात कि टेक्स्ट खुद पढ़नी है, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा रिटेन होगा एंड उतना आपको लगेगा कि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट टर्म जो है सबसे पहले यूज की थी रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, कब? 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने एक टर्म यूज की थी एलिमेंट्स। उसके बाद लेव्यूजर आ गए थे। लेव्यूजर ने एक एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन दी थी एलिमेंट्स की। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स, आपके लिए पढ़ता हूं, एलिमेंट्स आर अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, एलिमेंट्स बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। मैटर, किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म क्या होता है? एलिमेंट्स। ठीक, दैट कैन नॉट बी, जिनको हम क्या, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम केमिकल रिएक्शन से और डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने बोला था एलिमेंट्स वो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मैटर के जिनको हम केमिकल रिएक्शन से और डिवाइड नहीं कर सकते। उन पार्टिकल्स को जिनको हम केमिकल रिएक्शन से और डिवाइड नहीं कर सकते उनको उन्होंने नाम दिया एलिमेंट्स। क्या दिया? एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन है क्या, कि वो वाले कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर जिनको हम केमिकल रिएक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, एक पीरियोडिक टेबल में हमने इनको असेंबल किया है। देख लिया होगा आपने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक टेबल होता है और उसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, 18 रोज, 7 कॉलम्स एटसेट्रा। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एटसेट्रा, मेटलॉइड्स, वो सब उसी में एक अलग अलग ग्रुप्स में रखे गए हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को हम ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, सिंपल सी बात है, मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स अगर आपको जानना है कि क्या ये मेटल है या एलिमेंट क्या ये नहीं है, तो उसके लिए पहली कंडीशन जो है वो शाइनिंग होता है। ठीक है, वो शाइन देते हैं, वो चमकते हैं, मेटल्स चमकते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो मेटल ही है। ठीक, मेटल्स क्या करते हैं? शाइन देते हैं। मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की एंड डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी मतलब उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलिएबिलिटी उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेटल्स स्नोरस होता है, मतलब उनको अगर हम कुछ किसी से बीट करेंगे तो वहां से आवाज निकलती है। ठीक है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। हार्ड होते हैं मेटल्स और कंडक्टिंग होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये जनरल प्रॉपर्टीज है मैटर की। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये जनरल प्रॉपर्टीज है जिनसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या ये मेटल है, क्या ये मेटल नहीं है। ठीक है, तो मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले शाइनिंग होते हैं। ठीक है, या तो व्हाइट लस्टर होता है, या तो उनकी व्हाइट शाइन होती है, या तो कॉपर वाली शाइन होती है। ठीक है, ब्राउन या व्हाइट टाइप की। ठीक, वो वाली शाइन ज्यादातर पाई जाती है। कॉपर वाली या सिल्वर वाली शाइन जो होती है। पहली जो प्रॉपर्टी वो क्या है? शाइनिंग होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, स्नोरस होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एंड लास्ट वन हार्ड होता है। ठीक है, अब एक मेटल आपको मिलेगा जिसको हम जानते हैं मरकरी के नाम से। ठीक है, मरकरी जो है, मरकरी का क्या है? मरकरी आपको एक ओनली अलोन लिक्विड मेटल मिलेगा। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन? मरकरी। रूम टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये मेटल है। क्यों? इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हमने मेटल दिया है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी लैकिंग है, वो है हार्ड वाली। ठीक है, हार्ड नहीं है यहाँ पे, ये लिक्विड है, सॉफ्ट है, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। तो मरकरी आपको याद रखना है, मरकरी क्या है? लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रही किसकी प्रॉपर्टीज? मेटल्स की। इनके अपोजिट में क्या आते हैं? नॉन मेटल्स। मेटल्स की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप खुद कंट्रास्ट करके बता सकते हो, कंट्रास्ट करके बता सकते हो कि जो मेटल में है वो नॉन मेटल में उसका अपोजिट वाला है। सपोज
दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। इनमें बहुत सारे कलर्स है, कोई पर्टिकुलर दो शेड नहीं पाई। जैसे मेटल मैंने बोला दो शेड पाई जाती है, मैंने आपको बोला था या तो सिल्वरी ग्रे होंगे या तो गोल्डन येलो होता है, ठीक है, कॉपर या सिल्वर वाली शाइन, सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो। लेकिन नॉन मेटल्स में बहुत सारी टाइप्स की शेड्स होती है, ठीक है, बहुत टाइप की शेड्स होती है। सेकंड, दे आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पोअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ज्यादातर ब्रिटल होते हैं। अगर आप उनको हैमर से उनको बीट करोगे तो वो डिफरेंट छोटे छोटे पीस में ब्रेक होते हैं, ठीक है, और जो सर्फेसेस बनती है वो इरेगुलर बनती है। मेटल्स में चूंकि रेगुलर सर्फेस बनती है, वहां एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। दे आर नॉट लस्टरस, नॉट स्नोरस, नॉट मेलिएबल। ना ही लस्टरस होते हैं, ना ही आवाज प्रोड्यूस करते हैं जब उनको बीट किया जाता है, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना आप उनको शीट्स में ड्रा कर सकते हो, ठीक है। मेटल्स की एग्जांपल अगर आपको देनी होगी तो सोडियम है, मेटल में आता है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स की एग्जांपल देनी होगी आपको तो क्या दोगे, हाइड्रोजन, सपोज कार्बन, आयोडीन, इसी तरह कार्बन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा। अब हमने जब एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे मिल गए जिनमें क्या था, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की थी, कुछ नॉन मेटल्स की थी, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट थी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में थी, ठीक है। तो उनको हमने क्या किया, हमने मेटल्स के बाद कुछ इस तरीके की एक लाइन आती है, मेटल्स के बाद इस तरीके की, इस तरीके के कुछ डिब्बे आ जाते हैं। आप देखो पीरियोडिक टेबल में यहां से मेटल से फिर इस तरीके से डिफरेंट कलर दिया गया है, ठीक है। ये स्टेयर लाइक डिफरेंट स्टेयर लाइक डिफरेंट कलर्स है, ठीक। उसके बाद यहां से नॉन मेटल्स है, यहां से मेटल से बीच में जो है इनको नॉन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। यहां से नॉन मेटल्स, यहां से मेटल्स, बीच में ये लाइन होती है, इनको अलग कलर से दिखाया जाता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, किसके बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। इनके एग्जांपल्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एक्स्ट्रा आप खुद भी दे सकते हो वहां पे जो पीरियोडिक टेबल में दिखाई गई है, ठीक। तो ये था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी जो एलिमेंट्स है मोर देन 123 आई थिंक, उससे ज्यादा है शायद, ठीक है। तो एक और पॉइंट आपकी टेक्स्ट में लिखा है, एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से ज्यादा का टेम्परेचर हो जाए तो गैलियम एंड सीजियम जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे जो है कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स एलिमेंट से बनते हैं, लेकिन एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एलिमेंट्स जब फिक्स्ड रेशो में रहते हैं, फिक्स्ड रेशो में एक कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। डेफिनेशन आपके लिए पढ़ता हूं मैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। कंपाउंड एलिमेंट से बना है, लेकिन एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। आपको 3 ग्रुप की एक्टिविटी दी गई है आपकी टेक्स्ट में कुछ समझाने के लिए, ठीक है। ग्रुप 1 की एक्टिविटी में क्या करना है, आपको मिक्स करना है क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ये आपको मिक्स करके रख देना है, ठीक है। सेकेंड में क्या करना है, मिक्स क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। सेकेंड ग्रुप की एक्टिविटी है, ठीक है। अब क्या इससे हमें क्या मिलता है इस एक्टिविटी से वो देखेंगे। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। ग्रुप 1 में जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन कैसे निकल गया, एक फिजिकल प्रोसेस से निकला। फिजिकल प्रोसेस कौन सी, हमने उन दोनों को मिक्स किया और वहां पे हाइड्रोजन गैस निकला। इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टाइल। It is not advised to do the combustion test for the hydrogen in the class. The gas obtained by the group 2 is hydrogen sulfide. It is colorless gas with the smell of a rotten egg. अब हमें देखना है कि हमें सीखना क्या है एक्टिविटी से, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की एक्टिविटी से हमें सीखना क्या है। You must have observed that the product is obtained by both the groups show different properties. Though the starting material were the same. दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल सेम थे, ठीक है। पहले में हाइड्रोजन गैस निकली, दूसरे में क्या निकला, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड निकला। पहले में हाइड्रोजन, दूसरे में हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां पे आपको क्या देखना है, ग्रुप 1 हैज कैरीड आउट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, व्हेयरएज इन केस सेकंड ग्रुप केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस,
ठीक है, पहले में जो कंपाउंड हमें मिला, हमें सिंपली हाइड्रोजन एलिमेंट निकला, ठीक है, तो वहां पे फिजिकल चेंज से हाइड्रोजन निकला था। सेकंड ग्रुप में केमिकल चेंज होगी और वहां पे निकला हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड चूंकि कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन से बना है और आप उसको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है। आप यूएसए से जाके हाइड्रोजन सल्फाइड लाओ, वही प्रोपोर्शन होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। याद रखना यहाँ पे वो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसके हाइड्रोजन और सल्फाइड, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रॉपर्टीज सबसे अलग है। उसका ऑर्डर भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। सपोज वाटर के एग्जांपल लेते हैं। वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है? हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, मतलब इनफ्लेमेबल है, मतलब अगर उसको हीट, अगर हम उसको जलाएंगे तो वो जल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में मदद करता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है बर्न करने के लिए, चीजों को कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम उसके बाद देखेंगे वाटर की प्रॉपर्टी, तो दोनों से डिफरेंट है, ना ऑक्सीजन की है ना हाइड्रोजन की है। मतलब वहां पे वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? वो आग बुझाने के काम आता है, ना ही जलता है और ना ही जलने में मदद करता है, बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो क्या करता है? आग बुझा देता है। इसी तरह कंपाउंड की क्या होती है? प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है। The properties of a mixture are same as that of its constituents. मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम होती है इसके कंस्टिट्यूएंट्स की, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है, एज कंस्टिट्यूएंट की, ठीक है। सिंपल है, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। अब एक टेबल में हमें दिया है प्रॉपर्टीज किसकी? मटेरियल मिक्सचर्स के एंड कंपाउंड को आपस में डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये आप खुद देख लोगे, कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं है इसमें, जो भी है वो मैंने बोल दिया है। स्टिल अगर आप देख लेना, अच्छा है। मैटर को लास्ट पर टेबल एक दिया है। मैटर को डिवाइड किया है प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स में, प्योर को एलिमेंट्स कंपाउंड में डिवाइड किया है, मिक्सचर्स को होमोजेनस हेट्रोजेनस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो वहां पे उसको एक बार आपने देख लेना है ताकि जो भी पॉइंट्स है ये आपको माइंड में रहे, ठीक है। तो लिखने के लायक तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। तो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ। होप करता हूं अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब सिंपली है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं भरा है इसमें। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से कुछ कंसेप्ट से जो समझने हैं। अभी समझेंगे तो बेटर है, नहीं समझेंगे तो आगे जाके दिक्कत होने वाली है। तो क्या करना है? टेक्स्ट को 1-2 बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ टेक्स्ट पढ़ना है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि टेक्स्ट पढ़ने के बगैर कुछ नहीं होने वाला। मे बी आपको सम मिसकंसेप्शन हो कि मैं ये करूं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, मैं टेक्स्ट ना पढ़ूं, लेक्चर सुनूं, वो करूं, क्वेश्चन सुनूं, फिर आंसर याद करूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आगे जाके बहुत टफ होने वाला है आपके लिए अगर आपने अभी से फॉलो नहीं किया तो, ठीक है। एटलीस्ट 2 बार 3 बार आपको अपने टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। और जितना आपको समझ में आता है उतना रिटेन करना है, और फिर से आके जब दूसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, तीसरी बार आओगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। उतनी बड़ी बुक नहीं है कि हम बोलेंगे खत्म नहीं होगी, 2-3 मंथ में इजीली खत्म हो जाएगी अगर आप डेली 2-4 पेज पढ़ते हो। तो बाकी आप पे है, कितना आप चाहोगे तो हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो अब आ जाते हैं, मुझे लगता है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी दी गई है विच, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनके सेपरेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं वो बता देना है। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, थोड़ी सी मैं 2-3 पार्ट्स की हिंट दूंगा। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आपको सोल्यूशन जो सी वाटर है वहां से आपको सोडियम क्लोराइड निकालना है। कैसे निकालोगे? जल्दी से यार, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। इसमें कोई क्या है, इसमें कुछ नहीं यार, इवापोरेशन बोल देना है तो आंसर आ जाता है। इवापोरेशन को थोड़ा निकालेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो ई पार्ट पे आ जाते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करोगे? जल्दी, बटर फ्रॉम कर्ड, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। अगर आपने एक लेक्चर सुना है, टेक्स्ट पढ़ी है, तो डेफिनेटली आपको याद होगा। कोई भी इसमें आपको सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, सिंपल है, सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ठीक है। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, इसके लिए फिल्ट्रेशन। तो ये सिंपल है, छोड़ो इसको, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें कुछ क्या ही
करेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है हमें राइट, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड्स सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं। कौन कौन से वर्ड्स? आपको सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू वाले वर्ड्स यूज करने हैं और आपको चाय बनानी है। अच्छा सा क्वेश्चन है, उतना भी अच्छा नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको तो ये सब आ जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे, टेक 100 ml ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। 100 ml ऑफ वाटर हमने लिया और एक सॉल्वेंट की तरह हम उसको यूज करेंगे। बॉयल वाटर ऑन अ गैस टू एड 1 टीस्पून ऑफ शुगर विच एक्ट एज अ सोल्यूट। उसके बाद हमने 1 टीस्पून ऐड किया और उसको एज अ सोल्यूट वहां पे मान लिया। देन डिसॉल्व द सोल्यूट, शुगर इज अ सॉल्युबल इन वाटर, शुगर सॉल्युबल है वाटर में, सो गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड फॉर्म्स अ सोल्यूशन। जब हमने वाटर में सोल्यूट को डाला, सोल्यूट को डिसॉल्व किया तो डेफिनेटली वहां पे क्या बन जाएगा? सोल्यूशन ही बन जाएगी, ठीक। तो वो हमने लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे कि टी लीव्स ऐड करो, ठीक है। तो और क्या लिखना है? टी लीव्स ऐड करो, वो इनसॉल्युबल होते हैं तो वो सस्पेंडेड रहेंगे उसमें। उसके बाद जब हमें चाय बन गई तो उसको फिल्टर करके वहां पे वो टी लीव्स हमें अपनी सीओ में रखने हैं, तो वो वहां पे रेजिड्यू रहा, वो टी लीव्स का जो लेफ्ट रहा वो हमारे लिए रेजिड्यू है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, सिंपल है ये भी इसी के साथ, ये तो आ जाएगा। इसमें क्या है, थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या लिखा है? Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form the soluble. A. What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? ठीक है। तो अगर हम टेबल से देखेंगे तो हमें क्या पता है, मैं लिखता हूं कुछ यहाँ पे। हमने टेबल से, अगर हम टेबल को यूज करेंगे तो हमें आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए सॉल्युबिलिटी क्या है? सिंपल सी बात है, एट कितना टेम्परेचर है? 313 केल्विन पे कितना है? वो है, हमें दिया है ग्रुप, क्या निकलता है इससे? 62/100, ठीक है। सिंपल सी बात है, 62 ग्राम 100 ग्राम में होता है पोटेशियम नाइट्रेट। 62 ग्राम 50 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स। अब आपको बोला गया है कि 50 ग्राम के लिए कितना आएगा, तो 100 ग्राम के लिए 62 है, इंटू 50 कर लो। तो सिंपल सी बात है, 50 ग्राम के लिए कितना आएगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, या तो जिस तरीके से जिसको आपको पसंद आ जाए उस तरीके से कर लो, ठीक। सिंपल आ जाएगा, 62 का हाफ आ जाएगा 31 ग्राम। तो 31 ग्राम जो आप डालोगे पोटेशियम, ये आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन देगा। कुछ नहीं है यार, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। इसी तरह आपको और भी करने हैं। सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम के लिए इतनी है, मुझे बोलो कितनी है, तो फिर ये कुछ नहीं, ये खुद कर लोगे आप, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सी बात है, आप देख लो, कुछ है नहीं इसमें। आपको बोला गया है कि 100 ग्राम में 62 डिसॉल्व होते हैं, 50 ग्राम में कितने होंगे, तो इसका हाफ होगा ना। बाकी पार्ट्स भी इसी के जैसे हैं, थोड़ा सा, तो उतना मसला नहीं है, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे सारा। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट तो मैंने दिखाया, इसका बी पार्ट उतना तो है नहीं कुछ। सॉल्युबिलिटी ऑफ देखनी है साल्ट की, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, उससे क्या होगा सॉल्युबिलिटी पे, ये तो सब हमने पढ़ लिया है। इसमें क्या करना है यार, सिंपल से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको एग्जांपल देके समझानी है। प्योर सब्सटेंस, कोलाइड, सस्पेंशन। अगर मुझे ये भी लिखवाना पड़े तो या तो आपने लेक्चर भी नहीं, या तो फिर आपने लेक्चर समझे नहीं है और टेक्स्ट पढ़ी नहीं है, ठीक है। दो ही चीज हो सकती है। अगर आपने दोनों फॉलो किए हैं तो ये क्वेश्चन तो आप मतलब आप मना ही करोगे कि लिखवाओ ही मत, हम खुद लिखेंगे, क्योंकि है ही नहीं कुछ। सिंपल से टर्म्स है, यही तो पढ़ रहे थे इतने दिनों से, तो यही पढ़ रहे थे, यही सॉल्युबिलिटी क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइड क्या है, यही तो पढ़ रहे थे। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस में डिवाइड करना इन जो ये सब्सटेंस दी गई है। अगर ये भी करवाना पड़े तो फिर छोड़ो, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंफर्म द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। ठीक है, तो एक तो अच्छी चीज है कि बॉइलिंग पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लो, अगर 0 पे फ्रीज हो रहा है तो वाटर है, अगर बॉयल 100 पे हो रहा है तो वाटर है, अगर इसमें कुछ मिक्स हुआ होगा तो या तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या तो कम होगा। ठीक है, इसका सिंपल आंसर यही है। जो फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में कौन आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस में आपको देखना है कौन आएगा। आइस आ जाएगा क्योंकि वाटर है, ठीक है, कंपाउंड है वहां पे। आयरन आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, मर्करी आ जाएगा, ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इनमें सिर्फ वन काइंड के पार्टिकल होते हैं। मिक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है या ब्रिक है, एयर कैन नॉट बी प्योर सब्सटेंसेस क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत सी चीजों से बने हैं। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। सोल्यूशन क्या होती है? होमोजेनस मिक्सचर होती है दो सब्सटेंसेस का। ठीक है, सी वाटर सोल्यूशन है आई थिंक, एयर एंड सोडा वाटर भी है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सिर्फ कोल जो है सोल्यूशन नहीं है। सिंपल से क्या क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। टिंडाल इफेक्ट कौन शो करेगा? साल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, स्टार सोल्यूशन। तो मैंने आपको बोलता कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते और सस्पेंशन करते हैं, सोल्यूशन नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, मिल्क करेगा, हाँ। स्टार सोल्यूशन बिल्कुल करेगा क्योंकि ये कोलाइड्स है। साल्ट सोल्यूशन है, वो नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन होती है, ये भी नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। क्लास द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन मिक्सचर्स, इनको एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर में कन्वर्ट डिवाइड करना है ग्रुप्स में, ये खुद कर लोगे आप, कुछ नहीं है। केमिकल चेंज कौन है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको बोलना है केमिकल चेंज कौन कौन सी है। पहला है ग्रोथ ऑफ प्लांट, है केमिकल चेंज? यस डेफिनेटली है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, बिल्कुल। आप रस्ट को फिर से आयरन तो बना नहीं सकते क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया, रस्ट बन गया तो खत्म। ठीक। कुकिंग ऑफ फूड भी है, फूड कुक हो गया, उसको फिर से रा कर नहीं सकते ना, तो केमिकल चेंज ही है वो। ठीक। इसी तरह क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसको वापस निकाल के आप फूड नहीं बना सकते, डाइजेस्ट हो गया तो हो गया, खत्म, केमिकल चेंज है। इसी तरह बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, बर्निंग ऑफ कैंडल वहां पे दोनों होती है, फिजिकल भी और केमिकल भी। मैंने आपको बताया था बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो केमिकल है एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल है, तो वहां पे भी केमिकल चेंज तो होती है। ठीक है, हाँ। हमें दिया गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज हमने देख लिया। अब ग्रुप एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था। चैप्टर भी थोड़ा सा थियोरेटिकली ज्यादा था। कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि यही आगे जाके तो उतना नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ने पड़ेंगे, मिक्सचर्स का थोड़ा सा सोल्यूशन का तो, और कोलाइड्स तो इंपॉर्टेंट है, एक अलग चैप्टर उस पर रखा है फिर आपकी 12th में। तो बेटर है कि अभी से अच्छे से समझो, और जो चीजें समझ में नहीं आती है उनको कमेंट में लिख दो, मैं फिर से डिफाइन करूंगा। टेक्स्ट को पढ़ो और लेक्चर पे फोकस करो, बाकी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। हमने अभी तक 9th बायोलॉजी, 9th फिजिक्स एंड अब 9th केमिस्ट्री के भी ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए आई थिंक। 1-2 वीक में सारा 9th का साइंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे तो है ही है। ठीक है, तो क्या करना है, कमेंट में लिख देना है जो भी आपका मन करे कि किस वे से आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कौन सी चीज आपको पसंद है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।